हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो अभी नीट में आया हुआ था आप लोगों का। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, दैट इज इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा है। तो देखिए हमें पता है कि एन की और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है कि एल जो होता है वो ऑलवेज लेस देन एन होता है। तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। तो मतलब यहां तक हमारे चारों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब आ जाती है एम की बात। एम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एम की वैल्यू होती है प्लस एल से माइनस एल तक, और इसमें क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए जब हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस एल से प्लस एल तक गिवन है, ठीक है, और इसमें जीरो भी इंक्लूड है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में एम में हमें कोई गलती नहीं नजर आई। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में जब हम चेक करेंगे तो एम की जो वैल्यू है वो माइनस एल से प्लस एल तक तो है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? गलत हुआ। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन क्या हुआ मेरा? इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताना है जिसमें परसेंटेज ऑफ डिसएसोसिएशन दिया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कितना परसेंटेज डिसएसोसिएट हो रहा है? 1% डिसएसोसिएट हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। मतलब Ha जो है इक्विलिब्रियम पे H प्लस A माइनस बना रहा है, ठीक है, और 1% वो डिसएसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना गिवन है? 0.1 मोल पर लीटर गिवन है, और यहाँ पे Ka की वैल्यू हमसे पूछी है। देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए अगर हमारा अल्फा जो है वो बहुत कम है, ठीक है, 1% है, तो अपन लोग क्या करते हैं? Ka क्या बोलते हैं? K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अल्फा जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा Ka कितना आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और C हमें कंसंट्रेशन क्या दी हुई है? 0.1 मतलब 10⁻⁻1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 हमने लिख दिया। यहाँ पे अल्फा कितना गिवन है मेरा? 1% गिवन है। 1% मतलब 10⁻⁻2 मैं लिख सकती हूँ। तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10⁻⁻5, ठीक है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है कि कोई कंपाउंड गिवन है X, उसकी डेंसिटी गिवन है। कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। ये हमें डेंसिटी गिवन है, कोई कंपाउंड है उसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है? 1 मोल गिवन है, ठीक है, और हमें बताना है मोलैलिटी बतानी है। अब देखिए बच्चों, मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में हमें रिलेशन डायरेक्टली पता होना चाहिए। वो क्या रिलेशन होता है? मोलैलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1000 इंटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें कितना गिवन है? 1 मोल गिवन है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें गिवन क्या है? 1.25 ग्राम पर ml, माइनस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यू गिवन है, और जब हम वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 1000 इंटू 1, क्योंकि हमारा मोलैरिटी क्या है? 1 मोल गिवन है, ठीक है, और डेंसिटी कितना गिवन है? इंटू 1.25 माइनस 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है सॉल्यूट का, कोई X है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है? 85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 1165, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.858। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नोड वैल्यू अब हमें गिवन है 4
एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी ई नोड वैल्यू गिवन है। अब देखिए ये ई नोड वैल्यू किस चीज की गिवन है, रिडॉक्स पोटेंशियल गिवन है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबका क्या हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये सारी वैल्यू किसकी है, रिडॉक्स पोटेंशियल गिवन है। तो जिसका जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, और जो जितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा वो दूसरों को उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि थैलियम+1 जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो बच्चों गलत बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल थैलियम का क्या है, सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस का ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, उस इक्वेशन के बारे में हमें बताना है। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन किस चीज के लिए यूज की जाती है, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज की जाती है बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज नहीं की जाती। ठीक है, तभी तो कोलार्श लॉ आया। ठीक है, बाद में कोलार्श लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, मतलब मेरा बी स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। नाउ सी स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgCl2, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि BaCl2 और MgCl2 के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ए की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। तो मेरा क्या हुआ, बी और डी क्या हुआ, मेरा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। दैट मीन्स मेरा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की करेक्ट वैल्यू बतानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करते हुए हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैथोड क्या है और एनोड क्या है। चलिए आइए पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब गिवन वैल्यू क्या है मेरा, ERP है, रिडॉक्स पोटेंशियल गिवन है, सही बात है। यहाँ पे +6 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये भी गिवन वैल्यू क्या है मेरा, रिडॉक्स पोटेंशियल है। ठीक है, दोनों का रिडॉक्स पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों, वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो ज्यादा रिड्यूस होता है वो क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्या हुआ, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और फर्स्ट वाला क्या हुआ, ये एनोड। ठीक है, पता लगा लिया अब हमने कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। अब जब ई सेल लिखते हैं तो ई सेल क्या होता है बच्चों, ERP का क्या मतलब है, रिडॉक्स पोटेंशियल, किसका रिडॉक्स पोटेंशियल, कैथोड का रिडॉक्स पोटेंशियल। ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड, और कैथोड यहाँ पे क्या है, ये क्रोमियम वाला, क्रोमियम कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो +1.33 माइनस ऑफ 0.44। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.77 वोल्ट मेरा सेल का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना चाहिए, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट में। ठीक है, क्योंकि इजी है तुम्हारा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर इक्वेशन, एक रिएक्शन हमें गिवन है 3A क्या दे रहा है, 2B में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है रेट ऑफ एप्रियंस, किस रेट से, रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ बी का रेट ऑफ एप्रियंस बताना है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, -1/3 dA/dt। ठीक है,
माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ए क्या है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1/3 dA/dt हो जाएगा। और अगर हम बी की टर्म्स में लिखेंगे तो बी की टर्म्स में क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 dB/dt, ठीक है, प्लस 1/2 dB/dt। और उसने क्या बोला है कि आप मुझे एप्रियंस बता दो, मतलब ये वैल्यू उसने मेरे से पूछी है, मतलब dB/dt की वैल्यू उसने पूछी है। मैंने रेट के हिसाब से पूरी इक्वेशन लिख ली और उसने dB/dt की वैल्यू पूछी है। तो जब मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके निकालूंगी तो मेरा dB/dt कितना हो जाएगा, dB/dt इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 dA/dt, ठीक है। और यही उसने हमसे पूछा है कि रेट ऑफ एप्रियंस बता दो बी का, तो मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बताना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जब हम फोर्थ ऑप्शन में चेक करेंगे तो कैल्शियम 2+ में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे जब हम काउंट करेंगे, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, K+ में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएंगे मेरे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और Cl- में भी क्या आ जाएंगे मेरे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हुई ना सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो मेरा फोर्थ वाला क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब जो साई की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है जो साई की वैल्यू होती है। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया, चलो ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अगर स्क्वायर लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, एंड मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वॉन डेर वाल इक्वेशन बतानी है, वन मोल ऑफ अ रियल गैस। देखिए बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है रियल गैसेस का। आपको पता होगा कि रियल गैसेस के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, P + n² A/V² V - NB = nRT। हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं रियल गैस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसने क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 मोल दी हुई है। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 मोल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P + A/V² V - B = RT। कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैच कर लीजिए इस वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इन विच द डेंसिटी ऑफ आर्गन इज हाईएस्ट। देखिए ये भी गैसियस स्टेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग गैसेस को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, ठीक है। जब गैसेस को लिक्विफाई करते हैं तो वो क्या होता है, कब लिक्विफाई होते हैं, गैसेस हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमें इन ऑप्शन में से कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है जहां पे क्या हो, हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो, क्योंकि वहां पे क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी किसी भी गैस की। तो मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, और प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। Which one of the following is correctly matched? अब देखिए इनमें से करेक्टली मैच्ड बताना है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड में इसने लिखा हुआ है, ये 3 चीजें दी हुई है। देखिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि SnO2 क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है बच्चों। क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। SnO2 क्या होता है मेरा, एम्फोटेरिक होता है। तो मतलब यहाँ पे इसने इसको बेसिक ऑक्साइड में लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया मेरा। फर्स्ट वाला क्या हुआ,
गलत हो गया। सेकंड वाला न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड मेरे क्या होता है, N2NO और CO होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे NO2 जो है वो मेरा एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों। तो ये भी क्या हुआ मेरा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि NO2 को इसमें किस में लिखा है इन्होंने, न्यूट्रल ऑक्साइड में लिखा है, तो ये क्या हो गया मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ एसिडिक ऑक्साइड Mn2O7 में हम लोग क्या देखते हैं कि Mn2O7 क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड बना रहा है, मतलब +7 में वो अपने कंपाउंड बना रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे SO2 देखिए, SO2 क्या है, ये भी मेरा एसिडिक ऑक्साइड है, और TeO3 जो है उसमें Te का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, मतलब वो भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है, मतलब उसका भी जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, मतलब ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is positively charged salt? देखिए इसमें पॉजिटिवली चार्ज सोल पूछा है, डायरेक्ट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल आप लोगों को डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज सोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक बफर के बारे में इसने पूछा है कि एसिडिक बफर कैसे बनेगा अगर हम किसको मिक्स करें। देखिए एसिडिक बफर जो बनता है वो किस किस चीज की मिक्सिंग से बनता है, उसमें जो उसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, और उसी वीक एसिड का सोल्ट हम बनाते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मैंने क्या बोला, वीक एसिड होता है और उसी वीक एसिड का हम लोग सोल्ट बनाते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर बताना है। रेट एक्सप्रेशन हमें गिवन है और रेट एक्सप्रेशन के बाद हमें क्या बताना है, रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका पावर होता है उनको ऐड करते हैं, 0 + 2 = 2, मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ये सेकंड ऑर्डर हुआ, सेकंड ऑर्डर हुआ। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 1, 1 + 1 = 2, ये भी सेकंड ऑर्डर हुआ। तो यहाँ पे जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 + 1 + 2 = 5/2, इसका ऑर्डर हो गया। और जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन का जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, -1/2 + 3/2 = 2/2 = 1। दैट मीन्स इसने बोला था कि ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, उसने रेट एक्सप्रेशन देके हमसे पूछा था। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how many number of tetrahedral voids are formed in 5 mole of a compound having CCP structure? देखिए 5 मोल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताने हैं, ठीक है, और CCP स्ट्रक्चर हमें गिवन है। ठीक है, तो CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बच्चों, CCP में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मेरे कितने, 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, CCP में नंबर ऑफ एटम्स मेरे 4 हो गए। 4 नंबर ऑफ एटम्स में 4 नंबर ऑफ एटम्स में कितने, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, क्योंकि 2n वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। ठीक है, 4 नंबर ऑफ एटम में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए, तो एक एटम में कितने आएंगे, एक एटम में आएंगे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, एक एटम में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे मेरे आ गए। अगर मैं एक मोल एटम की बात करूं, एक मोल एटम में 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, एक मोल एटम में 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और उसने हमसे कितने मोल में पूछा है, 5 मोल में। बता दो कि 5 मोल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 5 मोल एटम में 2 × 5 × Na टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 Na टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे, और जब हम Na की वैल्यू रखेंगे दैट इज 6.022 × 10⁻23, तो जब हम Na की वैल्यू रखेंगे तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला
ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन आ जाएगा। 5 मोल में इतने टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, पहला जो होना चाहिए वो मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, ZNO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, एम्फोटेरिक उसने फोर्थ वाले में पूछा है कि फोर्थ वाला जो होना चाहिए वो एम्फोटेरिक होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए मेरा, फर्स्ट वाला मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचता है मेरा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। सेकंड वाले में उसने क्या पूछा है, सेकंड वाले में पूछा है उसने एसिडिक ऑक्साइड, बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ZNO एम्फोटेरिक हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है थर्ड और फोर्थ वाला। ठीक है, थर्ड वाले पे उसने क्या पूछा है, बेसिक ऑक्साइड। तो ZNO क्या है मेरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और CaO क्या है मेरा, CO क्या है मेरा, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, जैसे मैंने किया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, how are age length A of the unit cell and radius R of the sphere related to each other in CCP? देखिए CCP में A और R के बीच का रिलेशन इसने बोला है कि कैसे वो दोनों रिलेट करते हैं। ये चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कैसे, देखिए अगर मैं एक फेस की बात करूं तो एक फेस में क्या होगा, मेरे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखिए इसने बोला है सीसीपी में कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा मेरा फेस सेंटर पे, जो इन कॉर्नर वालों को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इसकी अगर रेडियस R होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। इतना समझ में आया। और ये क्यूब है तो इसका एज लेंथ कितना होगा, A होगा, और ये भी कितना होगा, A होगा। तो जब हम इसको सॉरी, तो जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो अगर ये A होता है और ये A होता है तो ये क्या हो जाता है मेरा, √2A हो जाता है। इतना तो पता होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2A यहाँ पे किसके इक्वल लग रहा है आपको, √2A जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 4R के इक्वल है। ठीक है, और यही इसने रिलेशन हमसे पूछा है कि A और R के बीच में आप लोग रिलेशन बता दीजिए। तो यहाँ से जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4R/√2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2R। ठीक है, ये इसने पूछा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसने हमें एक रिएक्शन दी है, उसकी इंथैल्पी दी है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई रिएक्शन दी है और अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं तो जो उसकी इंथैल्पी होती है उसका साइन भी क्या हो जाता है, मेरा रिवर्स हो जाता है। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे, देखिए इस रिएक्शन की इंथैल्पी गिवन है, इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख दें, ठीक है, रिवर्स करके लिख दे, तो इसकी जो इंथैल्पी का साइन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। चलिए वही करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो रिएक्शन हमें गिवन थी उसका मैंने रिवर्स लिख दिया, तो उसकी इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, अब इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसका जो साइन होगा उसका भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब 483 प्लस में 483.64 किलो जूल मेरी इंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 मोल डिकम्पोजिशन की ये रिएक्शन है, कि 2 मोल डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का और H2 और O2 फॉर्म हो रहा है मेरा यहाँ पे। अब 2 मोल, तो 2 मोल की डिकम्पोजिशन से इतना इंथैल्पी है, 2 मोल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का इतना इंथैल्पी है। और उसने हमसे क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ वाटर का आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 2 मोल का हमने निकाल लिया गिवन डाटा से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 मोल का निकाल लेंगे। तो 2 मोल का इतना है तो 1 मोल का कितना आ जाएगा, डेल्टा H डिवाइड बाय 2, 483.64 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 241.82 किलो जूल। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग
aqueous solution electrolytes will have minimum elevation in boiling point। देखिए यहाँ पे इसने minimum elevation in boiling point पूछा है और हम लोगों को पता है कि elevation in boiling point क्या है, colligative property है, और colligative property किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, number of solute particles के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमें number of solute particles पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स निकालेंगे, फर्स्ट वाले का जब हम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स निकालेंगे तो इसका सॉलिड पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल, ठीक है। और सेकंड वाले का जब हम निकालेंगे तो 0.1 इंटू 2, दैट मीन्स 0.2 मोल आ जाएंगे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और जब हम थर्ड वाले का निकालेंगे तो 0.1 इंटू 2, इसका भी क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और जब हम फोर्थ वाले का निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिसके जितने कम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसका उतना ही कम क्या होगा, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।